हेलो फ्रेंड्स। अभियान सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पे आपका एक वार्म वेलकम है। माय नेम इज़ आलोक सिंह और आज आपके साथ द हिंदू का एडिटोरियल डिस्कशन करने जा रहे हैं। और इस डिस्कशन का टॉपिक जो है गवर्नेशनल प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ अनरीजनेबल, जो कि गवर्नर और स्टेट के बीच के रिलेशन पे बेस्ड ये डिस्कशन है। मोर सो ओवर जो गवर्नर की पावर लेजिस्लेटिव पावर होती है टू गिव एसेंट टू द बिल। स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है कि बिल को जो है डिस्कस करता है, बिल को फ्रेम अप करता है और उसकी फाइनल इनैक्टमेंट तभी पॉसिबल हो पाती है जब गवर्नर उस बिल को जो है फाइनल एसेंट देता है, एंड देन एंड ओनली जो है दिस बिल बिकम्स एक्ट, राइट। तो ये आर्टिकल पूरा इसी कोर्स ऑफ एक्शन पे बेस्ड है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर दी गई हैं कि ही मे और मे नॉट गिव असेंट टू द बिल, और या फर्दर वो जो है प्रेसिडेंट को जो है बिल रेफर कर सकता है। तो ये सारा आर्टिकल इसी डिस्कशन पे बेस्ड है। और जो इनकी एसेंट की जो पावर है, वो आइदर द गवर्नर कैन डिनाई द एसेंट टू द बिल। तो क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी है? स्टेट के पास क्या पावर्स हैं जो इन एक्टिविटीज़ को जो है कटेल कर सकती है, और फर्दर क्या रिफॉर्म्स के रिक्वायरमेंट है कि ऐसा कुछ जो फ्रिक्शन गवर्नर और स्टेट के बीच में ना एराइज हो। इस आर्टिकल का डिस्कशन हम इसलिए कर रहे हैं कि ऑफ रीसेंट जो है तमिलनाडु और केरला में कुछ रीसेंट न्यूज़ रही हैं, जिसमें जो है गवर्नर ने तमिलनाडु में जो है एक निट जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम टेस्ट जो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कंडक्ट किया जाता है, उसको जो है गवर्नर ऑफ द तमिलनाडु ने जो है प्रेसिडेंट को रेफर कर दिया था आफ्टर कंसिडरेबल डिले। ये बिल जो था तमिलनाडु लेके आई थी, इट आफ्टर इट स्टैब्लिश्ड कमिटी का इस्टेब्लिशमेंट किया था तमिलनाडु ने। और इस बिल का प्रोविजन ये था कि वो तमिलनाडु के स्टूडेंट्स को आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ द नेट के रखना चाहते थे, यानी कि वो मेडिकल की जो भी उनकी सीट्स थी उनका एडमिशन बिसाइड्स नेट के जो है प्रोविजनल मैंडेट के बियॉन्ड करना चाहती थी। तो गवर्नर ने जो है इस बिल को जो है असेंट नहीं दिया था और काफ़ी टाइम तक रिजर्व रखा, फिर जो है फाइनली प्रेसिडेंट को जो है कंसिडरेशन के लिए दे दिया। नेक्स्ट जो केरला में डिस्प्यूट रहा है, वो गवर्नर ने लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल और केरला यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल पे जो है पब्लिकली ये बोला कि आई वुड नॉट गिव एसेंट टू सच बिल। तो ये सारा टॉपिक का डिस्कशन इसी पे बेस्ड है कि गवर्नर जो है कब बिल को एसेंट दे सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या पावर प्रोविजंस दिए गए हैं, व्हेन शुड गवर्नर जो है गिव एसेंट, और अगर डिनाई करता है तो फर्दर क्या जो पावर्स एंड फंक्शंस हैं जिसके थ्रू जो है बिल फाइनल एक्ट में फ्रेम अप हो सके। तो ये गवर्नर के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन, ऑल दो एडिटोरियल में मेंशन नहीं है, पर आपकी जनरल नॉलेज के लिए जो है आई एम गोइंग टू डिस्कस कि गवर्नर जो है चीफ एग्जीक्यूटिव जो स्टेट का होता है, he's a holds a constitutional position, और he is the chief executive and is appointed by the president of India। यानी कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, और इसका प्राइमरी फंक्शन जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के को प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना और डिफेंड करना, और मेक श्योर गवर्नर मेक श्योर कि जो स्टेट है उसकी मशीनरी विद इन द मैंडेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन करे, और स्टेट कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करे जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। तो हिज सोल फंक्शन इज टू जो है प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और वो जो इनकी ओथ टेकिंग होती है अंडर आर्टिकल 59 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट अफेयर्स, राइट। तो ये सारा कुछ है गवर्नर के ब्रीफली जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में। और गवर्नर की अपॉइंटमेंट जो है विद इन एम्बिट ऑफ आर्टिकल 157 होती है, और ही इज़ रिक्वायर्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। एनी पर्सन कैन बी एलिजिबल ओनली इफ इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और 35 ईयर्स ऑफ एज होना बहुत ही मैंडेटरी है। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट कि पर्सन शुड बी 35 ईयर्स ऑफ एज, and besides that he should be such a person who is outside the state so as not to indulge in the local politics। यानी कि जिस भी स्टेट का गवर्नर वो अपॉइंट हो रहा है शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन द लोकल पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट, एंड इसलिए जो है उसकी पॉलिटिकल बायसनेस न रिफ्लेक्ट हो, इसलिए ये प्रोविजन को रिफ्लेक्ट किया गया है। अब उसमें देख लेते हैं गवर्नर की पावर्स क्या हैं। गवर्नर के पावर जनरली 4 डोमेन में, एक तो एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशियल पावर, फाइनेंशियल पावर्स अलॉन्ग विद द लेजिस्लेटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर्स में क्या होता है
कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपने पावर्स एंड फंक्शन एक्सरसाइज करते हैं, दे फंक्शन इन द नेम ऑफ द गवर्नर, मतलब जो भी काम कर रहे हैं वो गवर्नर के बिहाफ पे करेंगे। सेंटर में आप देखते हो कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फंक्शंस इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, सारा कुछ प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। बिसाइड्स जो जुडिशियल पावर हैं, in the matters of appointment judges of the state high court, although प्रेसिडेंट के साथ जो गवर्नर मिल के जो है इनकी अपॉइंटमेंट में असिस्ट करता है, जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट के, राइट। और फाइनली जो इनकी फाइनेंशियल पावर है, सिमिलरली जैसे सेंटर में जो होता है कोई भी मनी बिल अगर स्टेट पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है तो वो प्रेसिडेंट के परमिशन प्रियर रिकमेंडेशन के बाद ही प्रेजेंट किया जाता है। सिमिलरली स्टेट में भी यही मैकेनिज्म है, अगर स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी मनी बिल लेके आ रही है तो इट रिक्वायर्स द प्रियर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट टू बी प्रेजेंटेड इन द हाउस, राइट। और फाइनली आप सेंटर में देखते हो कि अंडर आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है, जिसको हम बजट बोलते हैं, बजट ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म यूज़ नहीं किया गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं। तो सेंटर में तो प्रेसिडेंट जो है ही कॉजेज लेजिस्लेटर टू ले बिफोर द हाउस, और स्टेट में जो होता है गवर्नर जो है लेजिस्लेचर को परमिट करता है कि इट कैन रिप्रेजेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज द स्टेट बजट, राइट। जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो रिलेटेड टू द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर है, राइट। एक तो उसका गवर्नर का लेजिस्लेटर पावर जो है वो समन करना हाउस को, प्रोरॉग करना और डिसॉल्व करना, यानी कि जब भी स्टेट लेजिस्लेचर की मीटिंग मैंडेटरी होती है, ऑल टुगेदर साल में 3 बार जो है ये लेजिस्लेटिव हाउस मीट करते हैं, तो गवर्नर जो होता है समन करता है, प्रोरॉग करता है और उस हाउस को जो डिसॉल्व करता है। जो कोर पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है गवर्नर का द पावर टू असेंट, होल्ड और रिटर्न द बिल। इसी लेजिस्लेटिव पावर पे जो है पूरा डिस्कशन हमारा बेस्ड है कि गवर्नर की क्या पावर्स हैं कि वो बिल को जो है असेंट दे के एक्ट के फॉर्म में तब्दील कर सकता है, और अगर ही डिनाइज हिज असेंट तो क्या फर्दर प्रोविजंस हैं, और इन द लार्जर मैंडेट जो है वो प्रेसिडेंट को कब जो है बिल्स को रेफर कर सकता है, राइट। तो ये सारा कुछ जो है इस डिस्कशन से बेस्ड है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस हैं, एक बिल तभी एक्ट बन पाता है, फाइनल शेपिंग उसकी तभी हो पाती है जब वो प्रेसिडेंट का जो गवर्नर का जो है स्टेट में जो है असेंट ले पाए, तभी वो बिल जो है फाइनल एक्ट के फॉर्म में आता है। गवर्नर डिनाइज द असेंट टू दिस बिल तो ये नल एंड वाइड हो जाता है, और उसके फर्दर कुछ मैकेनिज्म होते हैं जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। और ये पावर्स आती कहाँ है, गवर्नर जो है एज अ पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कंसिडर होता है, all because he signs the bill and after his assent, and then only जो है this bills जो है become act। यानी कि गवर्नर को स्टेट लेजिस्लेटर का पार्ट इसलिए माना जाता है कि लेजिस्लेटर जो है, स्टेट लेजिस्लेचर जो है यानी कि विधानसभा जब बिल को डिस्कस करके पास करती है, और फाइनली वो एक्ट तभी बन पाता है जब उस पर जो है गवर्नर अपना साइन दे। इसीलिए बोला जाता है कि गवर्नर इज अ पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर, एंड सिमिलरली इज द केस इन द सेंटर की प्रेसिडेंट को भी इसी वजह से जो है पार्लियामेंट का जो है एक हिस्सा माना जाता है। और ये जो प्रोविज़न है वो सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में है, इट्स काइंड ऑफ ए चेक एंड बैलेंस फिलॉसफी पे बेस्ड है कि जो भी स्टेट डेमोक्रेटिक नेशंस में जो है स्टेट लेजिस्लेचर अपॉन वोटिंग जो है उनके पीपल के रिप्रेजेंटेटिव चूज के इन लेजिस्लेटिव हाउसेस में आते हैं, और फिर जो भी इंडिविजुअल्स के एस्पिरेशंस और गोल्स हैं उनको जो पॉलिसी में फ्रेम करके एक बिल लाते हैं, और अपॉन असेंट ऑफ द गवर्नर जो है एक्ट के फॉर्म में आता है, राइट। तो ये सारा कुछ जो है सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में है, पर इंडिया के केस में एक कैच है। आप ये देखो कि द लॉ मेकिंग बॉडी डज नॉट हैव द फाइनल से इन द प्रोसेस ऑफ द लॉ मेकिंग, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर जो है पूरा बिल की फ्रेमिंग करता है, उन पर लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्कशन लेजिस्लेचर हाउसेस में होता है, जो अपोजिशन पार्टीज़ होते हैं या जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं वो कुछ अमेंडमेंट प्रपोज करते हैं, और सीरीज ऑफ रीडिंग और डिस्कशंस के बाद जो है फाइनली ये बिल जब हाउसेस में पास हो जाता है और दोनों हाउसेस में, तो फिर ये गवर्नर के पास जाता है, एंड द गवर्नर इज़ द फाइनल बॉडी। अगर असेंट गवर्नर देता है तभी वो एक्ट हो पाता है, लेकिन यहाँ पे जो है स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं होता है। तो एक काइंड ऑफ पैराडॉक्स है कि जो लेजिस्लेटिव बॉडी है इनका कोई फाइनल से नहीं होता है इन द फाइनल प्रोसेस ऑफ द लॉ मेकिंग, राइट।
तो ये सारा कुछ है। गवर्नर दस जो गवर्नर का एसेंट है बहुत ही क्रूशियल हो जाता है एक लॉ मेकिंग प्रोसेस के लिए, कि अनटिल अनलेस गवर्नर उसको एसेंट न दे या दे तभी जाके वो बिल जो है एक्ट बन पाता है। अब ये गवर्नर की जो एसेंट की पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में उसके क्या प्रोविजंस है, तो अंडर आर्टिकल 200 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक सर्टेन ऑप्शन ऑफ द गवर्नर टू एक्सरसाइज बिल व्हेन बिल रीचेस हिम फॉर द असेंबली, यानी कि जब भी स्टेट लेजिस्लेचर बिल को पास कर देता है और गवर्नर के पास वो बिल जाता है, तो अंडर आर्टिकल 200 गवर्नर के पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, या तो वो बिल को एसेंट दे दे, या फिर वो बिल को रिटर्न कर दे असेंबली में कि रिकंसिडर करिए आप इसको जो है। दस जब असेंबली उसको रिकंसिडर करके फिर से जब गवर्नर के पास ले आती है तो गवर्नर इज ऑब्लाइज्ड टू गिव एसेंट। तीसरा ऑप्शन जो होता है अंडर आर्टिकल 201 जो है, गवर्नर जो है बिल को जो है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए जो भेज देता है, और ये तभी केस पॉसिबल होता है जब गवर्नर को लगता है कि जो बिल दैट हैज़ बीन पास एंडेंजर्स द पोजीशन ऑफ द हाई कोर्ट। मतलब अगर गवर्नर को लगता है द बिल जो भी पास हुआ वो हाई कोर्ट की पावर्स एंड फंक्शन को जो है लिमिट कर रहा है या कहीं कहीं सप्रेस कर रहा है, तो वो प्रेसिडेंट को रेफर कर देता है। ये जो पावर है गवर्नर की वो काइंड ऑफ डिस्क्रिशनरी है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी मेंशनिंग नहीं दी गई है कि कब ऐसा कर सकता है गवर्नर, तो गवर्नर ऑन सोल क्राइटेरिया अपने डिस्क्रिप्शन पे इसको जो है कभी भी प्रेसिडेंट को जो है मतलब व्हेन ही फील्स सो वो रेफर कर सकता है। और चौथा ऑप्शन ये होता है कि गवर्नर क्या करे, उस बिल को जो ना विथहोल्ड कर दे। मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं है इसकी कि कब जो है गवर्नर को कितने टाइम पीरियड में जो बिल को एसेंट दे देना है ताकि एक्ट बन पाए। तो गवर्नर जो है कभी कभी क्या होता है कि बहुत डिस्प्यूटेड सिचुएशन होती है, अब लगता है कि मतलब होता है ना कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो रूलिंग पार्टी है वो 6 महीने में या 3 महीने में इट्स बाउंड टू लूज द मेचोरिटी, तो गवर्नर क्या करता है ना अपने डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज करने के लिए इसको डिले कर देता है एसेंट को, राइट। वो एसेंट नहीं देता है, तो कोई टाइम लिमिट भी नहीं मेंशन है। तो वेदर इट इज़ विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल परमिशनल लिमिट, वेदर इट इज़ राइट और नॉट, ऐसा तो नहीं है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी है कि गवर्नर जो है उसको विथ होल्ड कर दे। तो ये सारा कुछ हम देखेंगे। तो ये 4 प्रोविजंस हैं जिस पे जो है गवर्नर अपना काम करता है कि आइदर ही गिव्स द एसेंट, तो जो बिल जो है एक्ट बन जाता है, या फिर उसको लगता है कि नहीं देयर आर सर्टेन रेक्टिफिकेशंस टू बी मेड, तो वो स्टेट असेंबली को जो वापस उस बिल को रेफर कर देता है, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फिर से उस बिल को पास करके गवर्नर के पास लेके जाती हैं, और तब जो है गवर्नर उस पर फाइनल एसेंट दे हिज ऑब्लाइज टू गिव एसेंट टू द बिल और एक्ट बन जाता है। तीसरे केस में जो मैंने डिस्कस किया कि वो प्रेसिडेंट को जो है बिल रिजर्व कर देता है, बिल जो है वो कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, और चौथा जो है एसेंट नहीं देता और कोई टाइम लिमिटेशन नहीं, तो उसको जब मर्जी है वो बिल को जो है एसेंट दे या ना दे। वही जो मैंने डिस्कस किया कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन एनी अदर टाइप ऑफ अ बिल विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसा कुछ मतलब मैंडेट नहीं करता है, कुछ भी प्रोविजंस नहीं है कि कोई डिफरेंट काइंड ऑफ बिल है जो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर देना चाहिए। इस पर काफ़ी सब्जेक्टिव डिबेट रहा है कि वेदर दिस इज़ राइट और रॉन्ग कि गवर्नर ऐसा कर सकता है, और कोर्ट में भी काफ़ी ये केसेस को जो चैलेंज किया गया है। तो कोर्ट्स हैव कंसिडर्ड ए सर्टेन डिस्क्रिप्शन टू द गवर्नर इन मैटर्स ऑफ सेंडिंग बिल्स टू द प्रेसिडेंट। तो कोर्ट ने भी उसको जो है वैलिडेट किया है कि ठीक है गवर्नर के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर होनी चाहिए ताकि वो जो है बिल्स को जो है गवर्नर प्रेसिडेंट के पास जो है कंसिडरेशन के लिए भेज सके। चौथा ऑप्शन जो मैंने डिस्कस किया था कि कोई भी टाइम लिमिटेशन नहीं है, गवर्नर कैन विथहोल्ड हिज एसेंट, ऑल्दो ये जो है एक्सट्रीमली अनपॉपुलर एक्शन है। मतलब हर जगह क्रिटिसिज्म होगा कि बिना किसी लॉजिक के गवर्नर जो है किसी बिल को क्यों विथहोल्ड रखे। तो ये लास्ट ऑप्शन होता है, बट इट्स क्वाइट अनपॉपुलर एक्शन जो गवर्नर ले सकता है। और लेजिस्लेटिव बॉडी जो होती है पीपुल के द्वारा रिप्रेजेंट करके आई हुई होती है, तो इट्स मोर ऑफ अ रिफ्लेक्टिव ऑफ द इंटेंट ऑफ द पीपुल। वो जनहित को जारी करती है, उनके इंटरेस्ट को, पीपुल के स्टेक्स को, इंटरेस्ट को, सबको रिप्रेजेंट करती है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि फाइनल लॉ मेकिंग में अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कुछ फाइनल से नहीं है, तो एक सब्जेक्ट सर्टेन सेंस ऑफ क्रिटिसिज्म और कमेंट के लिए ये ओपन अप रहती है। If the governor who does not reflect in any way the aspirations of the people of the state refuses assent, गवर्नर क्या है सेंटर द्वारा अपॉइंट होता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और स्टेट में आके ही फंक्शंस।
स्टेट लेजिस्लेटिव क्या होती है, उन स्टेट के जो भी डोमिसाइल होते हैं उनके द्वारा जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को चूज़ किया जाता है, एंड इट रिप्रेजेंट द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, राइट। लेकिन गवर्नर का कोई भी ऐसा रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, तो अगर गवर्नर ऐसा कुछ असेंट नहीं देता है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन बिल के फाइनल इनैक्टमेंट में करता है, तो इट्स डिफीट द वेरी पर्पस ऑफ द लेजिस्लेटिव प्रोग्राम ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी का जो सोल क्राइटेरिया है कि पीपल जो है लेजिस्लेचर जो है अपने सिटीजन्स के स्टेक होल्ड के लिए काम करेंगे, तो वो सारा पर्पस ही डिफीट हो जाता है जब गवर्नर ही फाइनली ऑब्स्ट्रक्ट कर दे। एंड इट इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के अगेंस्ट में है। और कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं मेंशन किया है कि गवर्नर अपना एसेंट जो है कब विथहोल्ड कर सकता है। and it shows that this power should be exercised by the governor extremely sparingly and with very careful consideration। मतलब गवर्नर जो है जब इस पावर को एक्सरसाइज करता है तो बहुत एक्सट्रीम कॉशन की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि टाइम एंड अगेन हर सेकेंड मूवमेंट पे वो जो बिल की पे जो अपना एसेंट को स्टे कर दे, रेदर बहुत ही एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस पे ये पावर जो है गवर्नर एक्सरसाइज कर सकता है, करना चाहिए गवर्नर को जब उसे लगे कि हाँ कुछ ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल इस बिल में है तभी, राइट। जो हमने फर्दर जो जैसे डिस्कस किया था कि ये ऐसे बिल को एसेंट देने का प्रोविजन ऑलमोस्ट हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में है। तो एक ब्रीफ कंपैरिजन है यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो फाइनल बिल मेकिंग के प्रोविजंस में होता है। ये आपके जीएस के पेपर 2 का स्पेसिफिकली मेंशन टॉपिक है, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अलोंग विद दोज ऑफ द अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक हॉट टॉपिक है, इस पर आप देखो कि यूके में क्या होता है। यूके में यू नो दैट कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी होती है, सो पार्लियामेंट इज सुप्रीम। वहाँ पे भी लॉ मेकिंग में यही है कि बिल जब जो है फाइनल जो है क्वीन के द्वारा साइन होता है और एक्ट बनता है, बट इट इज़ अ डेड लेटर, राइट। बाई प्रैक्टिस एंड यूजेस देर इज़ नो पावर ऑफ वीटो एक्सरसाइज बाई द क्राउन इन इंग्लैंड। जैसे इंडिया में वीटो पावर एक्सरसाइज होता है, प्रेसिडेंट के पास होता है एब्सोल्यूट पॉकेट वीटो और क्वालिफाइड वीटो। तो इसमें सॉरी सस्पेंसिव वीटो इंडिया के केस में, तो जो प्रेसिडेंट या गवर्नर होते हैं वो वीटो पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने, लेकिन इंग्लैंड के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिस पे जो है क्वीन अपना वीटो पावर एक्सरसाइज कर सके। तो अगर क्वीन जो है एसेंट अपना विथहोल्ड करना चाहती है तो इट कैन नॉट डू सो, बट इन इंडिया के केस में जो है गवर्नर जो है अपना एसेंट विथहोल्ड कर सकता है। सिमिलरली प्रेसिडेंट कैन विथहोल्ड हिज एसेंट। Moreover, refusal of the royal assent on the ground that monarchy strongly disapproves of the bill or that bill is very controversial is treated as unconstitutional। यानी कि अगर क्वीन ने जो मोनार्क है उसने अगर बोल दिया कि जो बिल पार्लियामेंट ने पास किया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसका ये बिहेवियर ही ऐसा ट्रीटेड होता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इट्स नॉट लीगलाइज्ड या उसकी कोई जो है वैलिडेशन नहीं होती है। तो ये सारा कुछ है इंडिया के जो मतलब आपकी एसेंट से रिलेटेड जो है, बिल के एसेंट से रिलेटेड इंडिया का कंपैरिजन विद दैट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। सिमिलरली आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देख लो कि प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू रेफ्यूज एसेंट और रिटर्न द बिल द हाउस। यानी कि वहाँ की जो है कांग्रेस बोलते हैं, वहाँ की जो पार्लियामेंट होती है, अगर उन्होंने बिल पास किया तो प्रेसिडेंट जो है उसको नेगेट कर सकता है, उसको डिनाई कर सकता है अपने एसेंट को देने से, और फिर से जो वो कांग्रेस पे वो बिल को जो है कांग्रेस में रिटर्न कर सकता है। बट वंस जो है रिकन्सिडरेशन के बाद कांग्रेस के जब ये बिल प्रेसिडेंट को दिया जाता है बाय 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी, तो बिल जो है लॉ बन जाता है। यानी कोई भी ऐसा टाइम या विथ होल्डिंग ऑफ एसेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में नहीं है। तो ये व्हेनेवर यू आर आस्क्ड रिगार्डिंग जो एसेंट और वीटो पावर में ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर विद दोज ऑफ यूके एंड यूएसए, तो यू कैन राइट कि कैसे जो है फर्दर फॉर मोर पावर जो है प्रेसिडेंट और गवर्नर को हैं कि वो अपना एसेंट जो है बिल पे कैसे विथ होल्ड रख सकते हैं, राइट। अब क्या लेसन हमें लर्न करने की ज़रूरत है कि रेफ्यूज़ल ऑफ द एसेंट इज़ अ प्रैक्टिस विच इज़ नॉट फॉलोड इन अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़। मतलब बिल का प्रोविजन जो है फाइनल इनैक्टमेंट के लिए मेजॉरिटी ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में यही है कि वो तभी एक्ट बन पाता है जब गवर्नर या प्रेसिडेंट का जो एसेंट मिल सके। लेकिन रिफ्यूज़ल ऑफ द जो एसेंट है, मतलब टोटली नेगेट करना, वो जनरली इन कंट्रीज़ में फॉलो, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में नहीं फॉलो होता है। एंड इन सम कॉन्टेक्स्ट इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब अगर विथहोल्ड करना, जैसे यूके के केस में ये अपने आप में एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी है,
right? तो or the constitution itself provides a remedy so that bill passed by the legislator could become a law even after the refusal of the assent. जैसे यूएसए के केस में अगर प्रेसिडेंट जो है डिनाई कर देता है, वो कांग्रेस में फिर से वो बिल जाती है और जो कांग्रेस उसको 2/3 मेजोरिटी से फिर से पास कर देती है और बिल जो है एक्ट का फॉर्म ले लेता है। लेकिन इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। दस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाउवर डज नॉट प्रोवाइड एनी सच रेमेडी। ऐसा कुछ रेमेडी उन्होंने नहीं दिया है कि अगर ऐसा कुछ असेंट जो विथहोल्ड कर सकते हैं तो फर्दर क्या प्रोविजंस हो सकते हैं, क्योंकि कोई टाइम लिमिट नहीं कितने टाइम तक जो है प्रेसिडेंट या गवर्नर जो है बिल को विथहोल्ड कर सकते हैं। द कोर्ट्स टू हैव मोर और लेस एक्सेप्टेड द पोजीशन। अब इस पोजीशन पे बहुत सारे केसेस ऐसे राइज हुए हैं। स्टेट जो है हमेशा से कोर्ट्स के पास गई हैं और कोर्ट में भी बहुत सारे केसेस हुए हैं, लेकिन कोर्ट ने भी इसको जो है मोर और लेस एक्सेप्ट किया है कि वी शुड गिव सर्टेन डिस्क्रिशनरी पावर टू द गवर्नर। तो उस पर कुछ ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। दैट इज द गवर्नर विथहोल्ड द बिल विल गो। Thus, the whole legislative exercise will become fruitless. It does not square with the best practices in the old and mature democracy. तो जो भी legislative making process है वो एकदम fruitless हो जाती है। इतनी effort के बाद जो बिल की फ्रेमिंग होती है, सबके अपने डिसीजन मेकिंग होती है, बहुत सारा पॉलिसी इनपुट लिया जाता है, फिर जाके बिल शेप अप होती है, फिर एक बहुत सारे हैसल के बाद जो है इसको स्टेट असेंबली में पास किया जाता है। लेकिन अगर गवर्नर ही नहीं इस बिल को असेंट देगा तो पूरा पर्पस मीनिंगलेस हो जाता है। दैट बिल स्टैंड्स फुटाइल, राइट? तो ये सारा कुछ है। इश्यूज और चैलेंजेस क्या एसोसिएटेड है इसके साथ? द लेजिटिमेट क्वेश्चन दैट अराइजेज इज वेदर द गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन चैलेंज द रिफ्यूजल ऑफ द गवर्नर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो क्या स्टेट के पास ये पावर्स हैं कि जो गवर्नर की रिफ्यूज़ल ऑफ एसेंट है, मतलब अगर गवर्नर रिफ्यूज़ कर दे बिल को एसेंट देने के लिए ताकि एक्ट ना बन पाए, तो क्या गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट इस चीज़ को कोर्ट में चैलेंज कर सकती है? तो हम देखते हैं कि आर्टिकल 361 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है प्रेसिडेंट along with governor of the state that prohibits the court from initiating proceedings against the governor and president for acts done in the exercise of the power। यानी कि कोर्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर के किसी भी पावर्स एंड फंक्शंस में उनकी फंक्शनिंग में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 361 जो है उनको एक इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है। दस दे एंजॉय कंप्लीट इम्यूनिटी फ्रॉम द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। तो स्टेट की जो है जो भी एफर्ट होता है कि वो ऐसे गवर्नर की एसेंट पावर रिफ्यूज़ल ऑफ द एसेंट को चैलेंज कर सके, लेकिन वो कर नहीं सकता बिकॉज ऑल अंडर एम्बिट ऑफ 361 जो है गवर्नर की फंक्शन को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है। Thus, it is in fact a unique situation where government is placed in a situation of having to challenge the governor's action of withholding assent। तो बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन होती है कि गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैसे जो है गवर्नर के इस एक्शन को चैलेंज कर पाए। It is in fact a unique situation where a government is placed in a situation of having to challenge a governor's action of withholding assent to the bill। मतलब बहुत ही यूनिक सिचुएशन है कि गवर्नमेंट जाए और गवर्नर के पोजीशन को ना चैलेंज करे कि इन्होंने आउट ऑफ नोवेयर जो है असेंट जो को विथहोल्ड कर रखा है। इट मे बी नोटेड दैट गवर्नर व्हाइल डिक्लेयरिंग दैट ही विथहोल्ड असेंट्स विल हैव टू डिस्क्लोज द रीजन फॉर सच रिफ्यूजल। यानी कि गवर्नर को जो है अपना रीज़न देना होगा। अगर वो बिल को विथहोल्ड करता है, मतलब टाइम बाई करता है और एसेंट नहीं देता, तो क्या रीज़न है? आउट ऑफ नोवेयर बिना किसी रीज़न से क्यों विथहोल्ड करेगा? तो गवर्नर शुड गिव द रीज़न कि क्यों भाई क्यों विथहोल्ड किया है, तो ताकि जो है ना ट्रांसपेरेंसी एंड गवर्नमेंट विल नो कि हाँ कुछ हमने गलत बिल वो किया है। रेदर देन अगर टोटली सीक्रेसी होगी तो व्हाट विल हैपन, ये पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट है और वहाँ की गवर्नमेंट है उसको हैम्पर करेगा और कुछ भी एक्टिविटी जो है डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं हो पाएगी। Being a high constitutional authority, the governor cannot act in an arbitrary manner and therefore will have to give reasons for refusing to assent। जैसे मैंने बोला कि he should give the reason कि क्यों उन्होंने अपना जो assent को जो है withhold कर रखा है। If the grounds of refusal disclose malified or extraneous, यानी कि गवर्नर का ill intent है, गवर्नमेंट के साथ कुछ अगर उनका फ्रिक्शन चल रहा है और ईगो के केस में या उनका कुछ अपना खुद का इंडिविजुअल मोटिव हो जो कि मैलाफाइड हो, तो वो स्ट्रक डाउन हो जाना चाहिए और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है। और ये पॉइंट जो है
रामेश्वर प्रसाद एंड ORS वर्स यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था कि गवर्नर को जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है अंडर आर्टिकल 361 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हाउएवर इट डज नॉट टेक अवे द पावर ऑफ द कोर्ट टू एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ एन एक्शन इंक्लूडिंग ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मैलाफाइड. यानी कि आर्टिकल 361 में जो है इनको कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी तो प्रोवाइड की गई गवर्नर और प्रेसिडेंट को कि इनकी जो भी पावर्स एंड फंक्शंस एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको जो ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, राइट. लेकिन ये कोई जो है एब्सोल्यूट प्रोविजन नहीं है. तो कोर्ट कैन लुक इनटू दिस मैटर कि अगर ये ऐसा कुछ पावर्स एंड फंक्शन एक्सरसाइज करना जो कि मैलाफाइड है, अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसको जो है कोर्ट ऑफ लॉ में जो है चैलेंज किया जा सकता है, राइट. तो ये कुछ जो है ऐसा प्रोविजन दिया गया है. द कोर्ट विल नॉट बी एबल टू डायरेक्ट द गवर्नर टू एक्ट इन ए पर्टिकुलर वे. गवर्नर खुद में एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है. तो कोर्ट शुड नॉट, मतलब कोर्ट जो है गवर्नर को तो कभी डायरेक्ट नहीं करेगा, ऑल बिकॉज की सेपरेशन ऑफ पावर है लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, कि वन विल नॉट एंक्रोच अपॉन द पावर्स एंड फंक्शनिंग्स ऑफ द अनदर टायर ऑफ द गवर्नमेंट. तो अगर ऐसा कुछ करता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी है. और रिकमेंडेशन तभी आइदर ऑफ दिस ऑर्गन जो है दूसरे के डोमेन में कर सकते हैं व्हेन दे फील दैट कि द नेक्स्ट सेक्टर इज डूइंग सम अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी. यानी कि आइदर ऑफ द थ्री टायर्स में अगर जुडिशरी कुछ गलत करता है तो थ्रू पावर ऑफ अमेंडमेंट जो है लेजिस्लेटिव एक्सिक्यूटिव जो जुडिशरी पर चेक ला सकते हैं. और अगर लेजिस्लेटिव कुछ गलत करता है या एग्जीक्यूटिव इन केस ऑफ गवर्नर जो है अगर कुछ रॉन्ग ऐसे एक्टिविटी करता है, यानी कि मैलिफाइड इंटेंशन पे अपना बिल को असेंट नहीं देता है, देन ओनली कैन जुडिशरी इंटरफेयर. और नॉर्मल कोर्स में जो है कोर्ट कभी भी गवर्नर को डायरेक्ट नहीं कर सकता है कि आप यू फंक्शन लाइक दिस, आप ऐसे काम करो. Thus, invalidation of refusal to give assent to bill on the grounds of malified etc. leaves such other option to him exercise as mentioned in the Article 200. तो बहुत सारा वाइड उनका इंटरप्रिटेशन है कि गवर्नर का जो पावर है असेंट टू द बिल, तो वो अपने डिस्क्रिप्शन पे कैसे एक्सरसाइज कर सकता है. कभी कभी मैलिफाइड भी हो सकता है एंड समटाइम्स हो सकता है कि ही हैज़ नोबल मोटिव की बिल जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कुछ ऐसा powers and functions of the state को डेनिग्रेट करेगा. तो इट इज़ क्लेम दैट कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट फिक्स एनी टाइमलाइन. कोई टाइमलाइन नहीं मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में कि गवर्नर या प्रेसिडेंट को कब तक जो है असेंट दे देना चाहिए. ही कैन वेट फॉर एनी लेंथ ऑफ द टाइम विदाउट डूइंग एनीथिंग. तो एक वेट एंड वॉच सिचुएशन में डाल देता है. गवर्नमेंट भी परेशान है कि गवर्नर हमारे बिल को जो असेंट देते, और गवर्नर जो है कोई रीज़न नहीं बता रहा है क्यों विथहोल्ड किया हुआ है, और अनटिल एनालिस्ट मतलब लिमिटलेस टाइम के लिए जो उस बिल को अपने पास रख सकता है. तो ये बहुत ही मतलब सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है कि वेदर टाइम लिमिट रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए. दिस इज इलॉजिकल, बहुत ही इलॉजिकल स्टेप है. मिलिटेट्स अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम. और कॉन्स्टिट्यूशन की सही बात है, प्रोविजंस के अगेंस्ट में है कि सारा कुछ बिल गवर्नमेंट लेके आती है कि अपने सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए काम कर सके. और अगर ऐसा कुछ बिल को ही विथहोल्ड किया जाता है, एक्ट ना रियल ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तो सोल पर्पज ही डिफीट हो जाता है. Not fixing any timeline does not and cannot mean that governor can definitely sit on the bill and has been passed by the assembly. Article 200 does not contain any such options. तो ये बोलते हैं कि आर्टिकल 200 में असेंट का तो चार जो मैंने प्रोविजन बताया वो तो दिया गया है, लेकिन ऑल्दो जो है ऐसा भी नहीं बोला गया कि आप टाइम जो है लिमिटलेस टाइम के लिए जो है इस चीज़ को मतलब विथहोल्ड कर सकते हैं. तो ये एक सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म है कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा नहीं मेंशन है कि आप मतलब रखे ही रहो विदाउट गिविंग एनी रीजन आप असेंट न दे रहे हो. दस गवर्न इज रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज वन ऑफ द ऑप्शंस मेंशन्ड इन द आर्टिकल. तो आइदर ऑफ द 4 ऑप्शंस में 1 to 4 में जो है गवर्नर को अपना जो है मतलब ऑप्शन एक्सरसाइज करना है. ऑल्दो जो ये चौथा ऑप्शन है जो लिमिटलेस टाइम के लिए जो है विथहोल्ड करना, ये एक सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म है. पर कोई तो एक्टिविटी लेनी ही होगी ताकि everybody should know is what is the issue. We must understand the purpose of giving option is for the authority to exercise one of them and not to do something which is not an option at all. यानी कि इन 4 ऑप्शंस में कुछ तो करो. इनएक्टिविटी के लिए गवर्नर की पोस्ट तो नहीं बनाई गई है. यू जस्ट सिट आइडल एंड डू नथिंग एंड द गवर्नमेंट विल वॉच यू. तो कुछ एक्टिविटी तो परस्यू करना होगा तभी गवर्नमेंट फंक्शन करेगी.
तो इट्स क्वाइट रिक्वायर्ड कि गवर्नर जो आइदर ऑफ दिस ऑप्शंस में कुछ तो पावर एक्सरसाइज करे रेदर देन विथ होल्डिंग द असेंट टू द बिल. All constitutional authorities are required to act in a reasonable manner. Unreasonable act are unsustainable on all. तो जो भी whether it be state government और governor, ये दोनों जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट में इनको फंक्शन करना चाहिए, और कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी ये कर रहे हैं जो कि अनसस्टेनेबल है, लॉ को डेनिग्रेट करता है, तो ये टोटली जो है इसको नल एंड वॉइड कर देना चाहिए. तो ये सारा डिस्कशन जो है गवर्नर की पावर से रिलेटेड था कि गवर्नर जो है 4 सिचुएशन कैसे वो एक्सरसाइज कर सकता है बिल के एसेंट के लिए. और 4th ऑप्शन जो है विथ होल्ड एसेंट मोस्ट अनपॉपुलर ऑप्शन है. तो स्टेट के पास स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, वेदर इट कैन चैलेंज इन द कोर्ट. तो केस का जो जस्टिफिकेशन दिया है कि ऑल्दो आर्टिकल 361 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी जो है प्रेसिडेंट और गवर्नर को प्रोवाइड की गई है कि उनकी कोई भी पावर्स एंड फंक्शन जो उन्होंने अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में किया है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है. लेकिन ये कोई लिमिटेशन नहीं सर्व करता है, ये अब्सोल्यूट नहीं है. अगर कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल या मैलिफाइड इंटेंशन से ऐसा काम किया गया है इंडिविजुअल्स के द्वारा, मतलब प्रेसिडेंट और गवर्नर के द्वारा, तो इट कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ. तो दिस इज़ ऑल अबाउट गवर्नर का लेजिस्लेटिव पावर का जो भी फंक्शन एंड डोमेन है, ये सारा कुछ उसी पे बेस्ड था, और मोर स्पेसिफिकली ऑन पावर टू असेंट द बिल सो दैट इट कैन बिकम एन एक्ट, राइट. तो ये सारा डिस्कशन है आज का. और हमारा मेंस आंसर राइटिंग सीरीज़ की जो आज का क्वेश्चन है वो है गवर्नर्स रेफ्यूजल टू गिव असेंट टू स्टेट बिल डिफीट्स द लेजिस्लेटिव प्रोग्राम ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड वुड बी अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसको क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, दोनों पर्सपेक्टिव दीजिए, डेमोक्रेटिक एंड एंटी डेमोक्रेटिक, दैट इज़ मैलिफाइड इंटेंशंस. और इसको जो है आप 200 वर्ड्स में जो है मेक श्योर यू राइट द आंसर. कीप प्रैक्टिसिंग डेली सो दैट आपकी जो है डेली इंप्रूवमेंट हो एंड यू कैन अटेन सक्सेस इन द एग्जाम. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. होप यू लाइक द सेशन. डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. और टिल देन, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट.